ओके। जिसमें कोई रूल्स नहीं है, नो रेफरी, नो फाउल, नो आउट। अरे वाह, कैसा होगा? एकदम क्योटिक है ना? बिल्कुल कोई भी कुछ भी करेगा। बेसिकली अ कंट्री विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन इज एग्जैक्टली लाइक दैट। परफेक्ट एनालॉजी। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक कंट्री के आखिरी रूल बुक को, द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज द डीप डाइव। हेलो एंड वेलकम। और इससे पहले कि हम इन डेप्थ जाएं, एक छोटा सा काम। अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग नॉलेजफुल डिस्कशंस पसंद है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट करो लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। कर दिया? ग्रेट। तो आज का हमारा लर्निंग मैप क्या है? आज का हमारा लर्निंग मैप बहुत ही एक्साइटिंग है। हम शुरू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल मीनिंग से। ठीक है। ओके, फिर हम उसके फंक्शंस और एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज को समझेंगे। ओके। इसके बाद वी विल एक्सप्लोर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, इवॉल्व्ड और इनैक्टेड से लेके रिजिड और फ्लेक्सिबल तक। वाओ। और फाइनली हम कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। रेडी हो? एब्सोल्युटली रेडी। लेट्स स्टार्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, द फाउंडेशन ऑफ गवर्नेंस। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ बिल्कुल। द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन आता है एक लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूएरे से, जिसका मतलब है टू एस्टैब्लिश या टू सेट अप। राइट। बेसिकली ये एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग को स्पेसिफाई करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट और लोगों के बीच का रिलेशनशिप डिफाइन करता है इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। कूल ना? बिल्कुल। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, अच्छा। या सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट, या फिर एक और टर्म है ग्रूंड नॉर्म ऑफ द कंट्री। ग्रुंड नॉर्म। हाँ, मतलब इससे बड़ा कोई लॉ नहीं, ये सबका बॉस है। इसको ऐसे सोचो, आपके स्कूल की डायरी, ओके, स्कूल डायरी। उसमें सब रूल्स लिखे होते हैं, आने का टाइम, जाने का टाइम, यूनिफॉर्म, हॉलीडेज, सब कुछ। हाँ हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को फॉलो करना पड़ता है। राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के लिए ऐसी एक सुपर डिटेल डायरी है, समझे? वाओ, दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली एक नेशन का यूजर मैनुअल है। ये बताता है कि देश कैसे चलेगा। करेक्ट। लेट्स सी कुछ बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसे कैसे डिफाइन किया। हाँ, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देती हैं। हर एक्सपर्ट ने इसके एक अलग क्रूशियल एस्पेक्ट पर फोकस किया है। ओके, तो पहले हैं गिलक्रिस्ट। हाँ। वो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ दैट बॉडी ऑफ रूल्स और लॉज व्हिच डिटरमिन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड द जनरल प्रिंसिपल्स ऑन व्हिच दीस पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज्ड। सिंपल शब्दों में। कौन क्या करेगा और कैसे करेगा। एग्जैक्टली। फिर आते हैं गेटल। उनका फोकस फॉर्म ऑफ अ स्टेट पर है। फॉर्म ऑफ अ स्टेट। हाँ, वो कहते हैं द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट डिटरमिन द फॉर्म ऑफ अ स्टेट आर कॉल्ड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टेट डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, एटसेट्रा। ओके, गॉट इट। और वीयर का व्यू वो थोड़ा ब्रॉडर है, राइट? बिल्कुल। वो कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, पूरा सिस्टम। ए टू जेड। और फाइनली वेड एंड फिलिप्स वो एक लीगल एंगल आते हैं। हाँ, वो कहते हैं अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ स्पेशल लीगल सैंक्टिटी। ये वर्ड लीगल सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay. इसका मतलब है कि इसकी कानूनी वैल्यू सबसे ऊपर है। तो इसका हम पर आम आदमी पर क्या असर पड़ता है? एवरीथिंग। एवरीथिंग। हम वोट दे पाते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, इवन ट्रैफिक रूल्स जो हम फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं उनका बेसिस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इट इफेक्ट्स एवरीथिंग। वाओ। सो इट्स नॉट जस्ट अ ड्राई लीगल डॉक्यूमेंट, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो एक नेशन के एस्पिरेशंस और रूल्स को एम्बॉडी करता है। सो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है, राइट? एग्जैक्टली। द कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, ये फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड का आखिर मतलब क्या है कि इससे ऊपर कोई लॉ नहीं हो सकता? बिल्कुल सही। पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाए, इट हैज टू बी इन अग्रीमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। गॉट इट। वेड एंड फिलिप्स स्पेशल लीगल सैंक्टिटी की बात करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ सिंपल शब्दों में? सिंपल शब्दों में ये कानून का होली बुक है। होली बुक। इसकी इज्जत और पावर सबसे ज्यादा है। इसको नॉर्मल लॉज की तरह इजीली बदला नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूअरे याद रखना जरूरी है क्या? जरूरी है, बिकॉज इट टेल्स यू द को पर्पस टू एस्टैब्लिश। ये फाउंडेशन सेट करता है जिसके ऊपर पूरे देश का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। याद रखना। राइट, टू एस्टैब्लिश। लास्ट क्वेश्चन, ये चंक का इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट इसको यूज करती है टू रूल। यस, बट इट्स अ डबल एज्ड सॉर्ड। डबल एज सॉर्ड कैसे? ये गवर्नमेंट को पावर देता है, बट साथ ही ये भी बताता है कि उस पावर को यूज कैसे करना है और उसकी लिमिट्स क्या हैं। समझे? परफेक्ट। चलो अब वीडियो पॉज करके इस पार्ट को जोर से बोलो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड which sets up the government and defines the relationship between the government and the people. Practice saying this. All right? So in short, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम रूल बुक है जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, पावर्स और लिमिट्स को डिफाइन करती है। तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रूल बुक है, बट ये करती क्या है? What are its functions? एक्सीलेंट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एलियट बल्मर ने एक फैंटास्टिक लिस्ट दी है। Okay, let's dive into it. इसको एक कंपनी के मिशन स्टेटमेंट की तरह सोचो। Company's mission statement. Interesting. हाँ, एक मिशन स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी का गोल क्या है, उसके वैल्यूज क्या है और वो काम कैसे करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन एक देश का मिशन स्टेटमेंट है। Brilliant. तो एलियट बर्लमर के अनुसार 8 मेजर फंक्शंस हैं। Let's go through them one by one. Ready? रेडी? और ये फंक्शन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल डॉक्यूमेंट भी है। ओके, सो फर्स्ट, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी। मतलब देश की सीमाएं क्या है, कौन सिटीजन है, कौन नहीं। सिंपल। ओके, सेकंड, इट कैन डिक्लेयर एंड डिफाइन द नेचर एंड अथॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल कम्युनिटी।
यानी देश एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है या मोनर्की है, अथॉरिटी किसके पास है, लोगों के पास या राजा के पास। Third, and this is beautiful, it can express the identity and values of a national community. जैसे इंडिया के प्रियम्बल में लिखा है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये हमारी आइडेंटिटी है, It can declare and define the rights and duties of citizens. हमारी फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। It can establish and regulate the political institutions. पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट्स ऑफिस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। Got it. Sixth, It can divide or share power between different layers of government. जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच पावर डिवीजन है, इसे फेडरलिज्म कहते हैं। It can declare the official religious identity of the state. कुछ देशों का ऑफिशियल रिलीजन होता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सेक्युलर हैं। Right. It can commit states to particular social, economic or developmental goals. जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Exactly. जो स्टेट को पॉवर्टी हटाने, इक्वालिटी लाने जैसे गोल्स देते हैं। तो ये सारे फंक्शंस मिलकर एक नेशन का कैरेक्टर बनाते हैं। हम कैसे रहते हैं, हमारे लीडर्स कैसे चुने जाते हैं, हमारे राइट्स क्या है, सब कुछ इन्हीं फंक्शन से निकलता है। So, a constitution is a roadmap. ये बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारी वैल्यूज, और हमें कहाँ जाना है, हमारे गोल्स। परफेक्ट। Let's do some cross questioning. Point 3, express the identity and values. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया के प्रियम्बल में मिलता है, राइट? एब्सोल्युटली। वो प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सार है, हमारी नेशनल आइडेंटिटी का समरी। Okay. Power sharing point 6 और political institutions point 5 में क्या डायरेक्ट लिंक है? लिंक बहुत सिंपल है। पहले आप इंस्टीट्यूशंस बनाते हो, पॉइंट 5, जैसे पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। Right. फिर आप उनके बीच पावर शेयर करते हो, पॉइंट 6। पहले स्ट्रक्चर, फिर फंक्शन। Got it. Got it. Point 8, commit states to goals. ये थोड़ा वेग नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। Think about the directive principles of state policy in the Indian Constitution. They are exactly this specific goals for the state to achieve, जैसे equal pay for equal work. Okay, makes sense. Next, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन बिना सिटीजंस के राइट्स एंड ड्यूटीज डिफाइन किए फंक्शन कर सकता है? Technically yes, एक अथॉरिटेरियन रेजिम में, बट फिर वो सिर्फ एक गवर्नमेंट रूल बुक होगा, लोगों का चार्टर नहीं। A good constitution always puts its citizens first. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चंक। ये 8 पॉइंट्स में से आपके हिसाब से सबसे फाउंडेशनल पॉइंट कौन सा है? थोड़ा ट्रिकी है, बट आई वुड से पॉइंट 2, डिफाइनिंग द नेचर एंड अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि अगर यही डिसाइड हो गया कि सारी पावर एक डिक्टेटर के पास है, तो बाकी सारे पॉइंट्स जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज बेकार हो जाते हैं। That's a very strong point. Okay, now pause and practice saying this part aloud. A constitution declares the nation's values, defines citizens' rights, and establishes political institutions. प्रैक्टिस। All right? कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रूल्स नहीं बनाता, बल्कि एक नेशन की आइडेंटिटी, वैल्यूज और फ्यूचर गोल्स भी सेट करता है। Okay, तो हर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं होता, तो एक गुड कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज क्या हैं? एक अच्छे मोबाइल फोन के बारे में सोचो। मोबाइल फोन? हाँ, वो सिंपल टू यूज होना चाहिए, उसमें सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होने चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए और उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स आने चाहिए। Wow. एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही होता है। Fantastic analogy. So, we'll look at 7 key qualities that make a constitution effective and long-lasting. और ये क्वालिटीज इंश्योर करती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कागज पर ना रहे, बल्कि प्रैक्टिकली काम करे और समय के साथ रेलेवेंट बना रहे। Brevity. Short and precise होना चाहिए. ज्यादा डिटेल्स कंफ्यूजन पैदा करती है। Clarity. Language simple और clear होनी चाहिए. कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज से अंडरस्टैंडिंग कम होती है, Definiteness. Provisions का एक definite meaning होना चाहिए. क्योंकि एम्बिग्विटी से जजेस को इंटरप्रिटेशन में ज्यादा डिस्क्रेशन मिल जाता है। Comprehensiveness. Government के powers और citizens के rights and duties दोनों को comprehensively cover करना चाहिए. इससे कंट्रोवर्सीज कम होती हैं। Suitability. देश के historical, social और political conditions के अनुसार suitable होना चाहिए. एक कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका के लिए अच्छा है, जरूरी नहीं इंडिया के लिए भी हो। Stability. It should facilitate political stability. ऐसा ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट आके उसे आसानी से बदल दे. सिटीजंस की ओबीडियंस तभी आती है जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल हो। And most importantly, 7th, adaptability. Dynamic होना चाहिए, static नहीं. समय और जरूरतों के साथ बदलने की क्षमता होनी चाहिए। इट शुड बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। So a good constitution is a fine balance between being stable enough to command respect and flexible enough to adapt to new challenges. सिर्फ suitable for India's diversity and most importantly adaptable through the amendment process. लेकिन आपने अभी कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रीफ नहीं है, फिर भी वो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? ग्रेट क्वेश्चन। यहाँ कॉम्प्रिहेंसिवनेस और suitability ने ब्रेविटी को ओवरराइड कर दिया। इंडिया इतना डाइवर्स देश है कि हर चीज को क्लियरली डिफाइन करना जरूरी था, इसलिए वो लंबा हो गया। इट वॉज अ नेसेसरी ट्रेड ऑफ। मेक सेंस. दूसरा सवाल, स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी तो ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स लगते हैं. इन्हें बैलेंस कैसे किया जाता है? ओके. डेफिनेटनेस का क्या मतलब है कि जजेस का डिस्क्रेशन कम हो? ये तो अच्छी बात है ना कि जजेस इंटरप्रेट करें. जजेस का काम इंटरप्रेट करना है, रीराइट करना नहीं। अगर लैंग्वेज ही ऐसी हो जिसके 10 अलग मतलब निकल रहे हैं, तो लॉ का मतलब जज की मर्जी पर डिपेंड हो जाएगा। दैट्स व्हाई डेफिनेटनेस इज इंपॉर्टेंट। राइट. अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन सूटेबल ना हो तो क्या होगा? तो लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और वो फेल हो जाएगा। इट माइट इवन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रेवोल्यूशंस। ओके. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट. इन सारी क्वालिटीज में से अगर आपको एक चूज करनी हो जो सबसे क्रिटिकल है, वो कौन सी होगी? आई वुड से अडेप्टेबिलिटी, क्योंकि दुनिया बदल रही है। जो चीज 1950 में सही थी, वो 2025 में शायद ना हो। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकता, तो वो टूट जाएगा। इट मस्ट बी अ लिविंग डॉक्यूमेंट। Perfect. Okay, let's practice. Practice saying this. A good constitution must balance stability with adaptability to remain relevant over time. एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर, कॉम्प्रहेंसिव, स्टेबल और समय के साथ अडेप्ट होने वाला होना चाहिए। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर.
सारे कॉन्स्टिट्यूशंस एक जैसे नहीं होते हैं, उन्हें क्लासिफाई किया जा सकता है अलग अलग बेसिस पर। लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन एडवेंचर। या कार्स के बारे में सोचो। कार्स, उन्हें इंजन के बेसिस पर पेट्रोल, डीजल, ईवी, साइज के बेसिस पर हैचबैक, सेडान, एसयूवी या ब्रांड के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशंस के भी क्लासिफिकेशन के अलग अलग बेसिस हैं। ओके, सो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, evolved एंड इनैक्टेड। हाँ, ये धीरे धीरे ओवर सेंचुरीज इवॉल्व होता है, इसका कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं होता। इट्स अ रिजल्ट ऑफ कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस एंड जुडिशियल डिसीजंस, जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको एक स्पेशल बॉडी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेलिबरेटली बनाती है। ये एक प्रॉपर बुक या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है, जैसे अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोवाइड मोर क्लैरिटी फ्रॉम डे वन। While evolved constitutions are deeply rooted in a nation's history. एक धीरे धीरे बना है, दूसरा प्लान करके बनाया गया है। रिटन एंड अनरिटन, ये इवॉल्व्ड इनैक्टेड जैसा ही है, राइट? बहुत सिमिलर। सो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रोविजंस एक बुक या डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट्री और कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल्स यूएसए, कनाडा, इंडिया। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके ज्यादातर प्रोविजंस लिखे हुए नहीं होते। ये कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, चार्टर्स एक्सेट्रा पर बेस्ड होता है। एग्जाम्पल्स यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल। वेट, अनरिटन का मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखा नहीं है। करेक्ट, बस एक सिंगल कंसोलिडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट अप, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये क्लासिफिकेशन लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द अमेंडमेंट मेथड। हाँ, जिसको अमेंड करना मुश्किल होता है। इट रिक्वायर्स अ स्पेशल प्रोसीजर डिफरेंट फ्रॉम मेकिंग ऑर्डिनरी लॉज। एग्जाम्पल्स यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आसानी से अमेंड किया जा सकता है जस्ट लाइक ऑर्डिनरी लॉज, इसके लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए। एग्जाम्पल्स यूके, न्यूजीलैंड और इंडिया। इंडिया स्पेशल। yes it is. The Constitution of India is neither rigid nor flexible, but a synthesis of both. कुछ पार्ट्स आसानी से बदल सकते हैं और कुछ कोर पार्ट्स को बदलना बहुत मुश्किल है। That's cool ना? बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। फेडरल एंड यूनिटरी, ये क्लासिफिकेशन नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट्स के रिलेशनशिप पर बेस्ड है, राइट। जिसमें पावर नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिवाइड होती है। दोनों अपने अपने एरिया में इंडिपेंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स यूएसए, कनाडा, रशिया। और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सारी पावर नेशनल गवर्नमेंट के पास कॉन्सेंट्रेट होती है। रीजनल गवर्नमेंट सिर्फ वो पावर यूज करती है जो नेशनल गवर्नमेंट उन्हें देती है। दे आर सबऑर्डिनेट। एग्जाम्पल्स यूके, फ्रांस, जापान, चाइना। और इंडिया फिर से स्पेशल है। यस, केसी बियर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वाजी फेडरल कहा है। क्वाजी फेडरल, मतलब इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं और यूनिटरी फीचर्स भी हैं। लास्ट क्लासिफिकेशन अ मॉडर्न वन बाय एलियट बल्मर, प्रोसीजरल एंड प्रिस्क्रिप्टिव। यस, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करता है। इसका काम है फेयर प्ले इंश्योर करना और ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, जैसे एक रेफरी का रूल बुक। और प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के अलावा कॉमन सोसाइटल गोल्स भी सेट करता है जिन्हें अचीव करना है, जैसे कोच का प्लेबुक जो टीम को जीतने का प्लान देता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्रिप्टिव है? बिल्कुल, क्योंकि ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जैसे गोल सेट करता है। गॉट इट। तो एक हाउ पर फोकस करता है प्रोसीजरल, दूसरा व्हाट और व्हाई पर भी। प्रिसाइजली समराइज्ड। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर चलता कैसे है अगर सब कुछ लिखा हुआ नहीं है? बहुत अच्छा सवाल। वो चलता है ऑन ट्रस्ट, ट्रेडिशन एंड कन्वेंशंस। सबको पता होता है कि रूल्स क्या हैं, भले ही वो एक बुक में ना लिखे हों, पर इसके लिए एक बहुत मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। ओके, इंडिया को क्वाजी फेडरल क्यों कहते हैं, सिर्फ फेडरल क्यों नहीं? क्योंकि इमरजेंसी के टाइम सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है और इंडिया एक यूनिटरी स्टेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये पूरी तरह फेडरल नहीं है। इट्स अ यूनिक ब्लेंड। रिटन और इनैक्टेड में क्या कोई फर्क है? वो ऑलमोस्ट सेम लगते हैं। वो बहुत सिमिलर है। हर इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होता है, बट हर रिटन चीज इनैक्टेड हो जरूरी नहीं। बट फॉर योर लेवल यू कैन थिंक ऑफ देम एज ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट। ओके, क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन एट द सेम टाइम रिजिड भी हो सकता है और प्रिस्क्रिप्टिव भी? एब्सोल्युटली। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्स्टिट्यूशन कह सकता है कि सोशल इक्वालिटी अचीव करना हमारा गोल है, प्रेस्क्रिप्टिव, और इस प्रोविजन को चेंज करना बहुत मुश्किल होगा, रिजिड। दोनों क्लासिफिकेशंस इंडिपेंडेंट हैं। फाइनल क्वेश्चन ऑन दिस, इन सब क्लासिफिकेशंस में से आपके अनुसार एक देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस कौन सी है? आई थिंक द चॉइस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी, क्योंकि ये डायरेक्टली डिसाइड करता है कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। स्पेशली एक डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया के लिए ये सबसे क्रिटिकल डिसीजन था। ग्रेट पॉइंट। चलो प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करके बोलो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन, एनैक्टेड, क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच इज द सिंथेसिस ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। गॉट इट। प्रैक्टिस। इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशंस को उनके बनने के तरीके, लिखे होने, अमेंडमेंट प्रोसेस, पावर स्ट्रक्चर और पर्पस के बेसिस पर क्लासिफाई किया जा सकता है। ये इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ये सेम नहीं है। लेट्स फाइंड आउट व्हाई। सिंपल शब्दों में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जिसकी पावर्स पर लिमिट्स लगी हों। इट इज द एंटीथीसिस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। एक नाइफ चाकू इमेजिन करो। ओके। ये एक टूल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उस नाइफ को आप किचन में सब्जी काटने के लिए यूज करते हो सेफ तरीके से, राइट? ये है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और अगर लेकिन अगर कोई उसे किसी को डराने के लिए यूज करे तो वहां टूल तो है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका सही इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। परफेक्ट एग्जांपल, नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, समझे? बिल्कुल। सो लेट्स अंडरस्टैंड द की डिफरेंसेस। पॉइंट 1, एक देश के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं, जैसे एक डिक्टेटरशिप में। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज एसेंशियली लिमिटेड गवर्नमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन पावर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने के बजाय डिसेंट्रलाइज करता है और उस पर रिस्ट्रेंट्स लगाता है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हमेशा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। आर्बिट्ररी पावर, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन ही दी हो, इज अ नेगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और पॉइंट 4, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का रियल जस्टिफिकेशन ही लिमिटेड गवर्नमेंट है। इट रिक्वायर्स दोज हु गवर्न टू कंफॉर्म टू लॉज एंड रूल्स। बेसिकली, लॉ इज द किंग, नॉट द किंग इज द लॉ। राइट, लेट्स सी व्हाट एक्सपर्ट्स से। फ्रीडरिक कहते हैं
Constitutionalism provides a system of effective restraints upon governmental action. और वेयर? मैं कहते हैं constitutional government means government according to rule as opposed to arbitrary government. बिल्कुल। तो सारे डेफिनेशंस में दो वर्ड्स कॉमन है, लिमिटेड एंड रिस्ट्रेंट्स। यही constitutionalism का कोर है. तो ये लिमिटेड गवर्नमेंट अचीव कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर लुइस हेनकिन ने इसके 8 एलिमेंट्स बताए हैं। Let's go through them. पॉपुलर सॉवरेनिटी, Power लोगों से आती है. रूल ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है, even the government. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, Government responsible और accountable होनी चाहिए लोगों के प्रति. सेपरेशन ऑफ पावर्स, चेक्स एंड बैलेंसेस, Legislature, executive, judiciary अलग-अलग हो और एक दूसरे पर चेक रखें. एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सबसे इंपॉर्टेंट, एक आजाद जुडिशरी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी फैसला दे सके. सिविलियन कंट्रोल ऑफ मिलिट्री, मिलिट्री हमेशा चुनी हुई गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए. पुलिस गवर्न्ड बाय लॉ एंड जुडिशियल कंट्रोल, ठीक है, पुलिस भी कानून के दायरे में काम करे. एंड फाइनली 8 रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल राइट्स। लोगों के फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए. तो जब ये 8 एलिमेंट्स किसी देश में होते हैं तब वहां सच्चा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है। इंडिया इन सभी एलिमेंट्स को अचीव करने की कोशिश करता है। सो कॉन्स्टिट्यूशन एक हार्डवेयर है बट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उसका सॉफ्टवेयर है जो उसे आत्मा देता है. ब्रिलियंट। टाइम फॉर अ फ्यू क्वेश्चंस। तो क्या हम कह सकते हैं कि हर डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता है? Ideally, yes, but sometimes, even in a democracy, a leader can become too powerful and start ignoring the limits. इसलिए सिर्फ इलेक्शंस होना काफी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बाकी एलिमेंट्स जैसे इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी जरूरी है. ओके। Right. सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी चेक्स एंड बैलेंसेस का एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल. पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव उसे इंप्लीमेंट करती है. राइट। अगर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है. ये परफेक्ट चेक एंड बैलेंस है. गॉट इट। रूल ऑफ लॉ का एक्चुअल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या आम आदमी, कानून से ऊपर नहीं है. कानून सब पर इक्वली अप्लाई होता है. अगर किसी देश में ये 8 एलिमेंट्स ना हो तो क्या वहां कॉन्स्टिट्यूशन होने का कोई फायदा है? फायदा तो है क्योंकि वो एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है, बट वो एक शैम या दिखावा हो सकता है. असली फायदा तभी है जब कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट भी हो. ओके। लास्ट क्वेश्चन। क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है? इसकी मॉडर्न रूट्स वेस्ट में है, बट द आइडिया ऑफ धर्मा और राइचियस रूल एंड लिमिटिंग द पावर ऑफ द किंग हैज बीन प्रेजेंट इन एंशिएंट इंडियन थॉट फॉर सेंचुरीज, सो द स्पिरिट इज यूनिवर्सल. That's fascinating. Okay, let's practice. Pause the video और जोर से इस लाइन को बोलो. A country may have a constitution, but not constitutionalism. Constitutionalism means limited government. Practice saying this. In short, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म उस गवर्नमेंट पर लिमिट्स लगाता है ताकि वो आर्बिट्ररी ना बन जाए. Phew, what an incredible journey दोस्त. हमने आज कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से डाइसेक्ट कर दिया है. Let's do a quick recap. आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हमने स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग से, द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड. फिर हमने देखा उसके फंक्शंस फ्रॉम डिफाइनिंग नेशनल आइडेंटिटी टू सेटिंग अप द गवर्नमेंट. उसके बाद हमने गुड कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटीज डिस्कस की, जैसे क्लैरिटी, स्टेबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. फिर आया क्लासिफिकेशन का बड़ा टॉपिक जिसमें हमने इवॉल्व्ड, एनैक्टेड, रिटन, अनरिटन, रिजिड, फ्लेक्सिबल, फेडरल, यूनिटरी एंड प्रोसीजरल प्रिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस को समझा. फाइनली हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का क्रूशियल कॉन्सेप्ट डिकोड किया, जिसका मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट, नॉट आर्बिट्रेरी रूल. अब आपकी बारी. Here are 6 short content probes for you to think about. 1. अपने वर्ड्स में कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच का मेन डिफरेंस एक्सप्लेन करो. 2. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन अ सिंथेसिस ऑफ बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल है. इसका एक एग्जांपल सोच सकते हो. 3. Why is an independent judiciary so important for constitutionalism? 4. अगर आपको एक नए देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हो तो आप उसमें कौन सी 3 क्वालिटीज को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और क्यों. 5. एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर चलता कैसे है अगर सब कुछ लिखा हुआ नहीं है. And 6. Think about the 8 functions listed by Elliot Bulma. Which function do you think is the most important for a country like India today? और अब आपके लिए छोटा सा चैलेंज. पिक एनी वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, फॉर एग्जांपल फेडरल वर्सेस यूनिटरी. इसके प्रोज एंड कॉन्स पर 1 मिनट का ऑडियो प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करो, सिर्फ अपने लिए. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल सॉलिड कर देगा. ट्रस्ट अस. सो दैट वाज आवर डीप डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस. कैसा लगा? अगर मजा आया और कुछ नया सीखा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना. इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. कमेंट्स में बताओ अगला टॉपिक आप कौन सा एक्सप्लोर करना चाहते हो. वी रीड एवरी सिंगल कमेंट. मिलते हैं अगले डीप डाइव में. तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद.